दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी बस तेरा साथ। मेरे कमरे का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था और उस सब के बीच मैं न जाने कब से बैठी अपने मन को समेट रही थी, जो और भी ज्यादा बिखर रहा था। कमरे में लगी घड़ी का पेंडुलम बजने लगा। 11 बज गया था। घड़ी के कांच पर देखते हुए मैंने अपने लंबे बालों को एक जूड़े में समेटा और ठहर गई वहीं। काश कि मेरा अक्स मेरे सवालों के जवाब दे सकता। मैंने वार्डरोब में लटकी साड़ियों को हैंगर से उतारकर सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। अभी तो सब कुछ पैक करना बाकी था। पिछले 3 सालों में इस फ्लैट को घर बनाने के जुनून में न जाने कितनी ही चीजें इकट्ठी कर ली थी। अब क्या क्या समेटूं? सामान तो ठीक है, बालकनी में पौधे भी तो थे और भी कुछ था जो मुझको जाने से रोक रहा था। मैंने अपनी साड़ियां वापस हैंगर में लटका दी और उठकर अपने म्यूजिक सिस्टम का स्विच ऑन कर दिया। आबिदा परवीन की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। पता नहीं आबिदा की आवाज थी या मेरी जिंदगी से जुड़े ये अल्फाज। गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। लगा शायद ब्लैक कॉफी के बिना रात कटेगी नहीं। मैंने गैस पर पानी चढ़ा दिया। 10 मिनट बाद मैं कॉफी का मग हाथ में लिए बालकनी में आ गई। रेलिंग से टिककर सड़क पर नजर गड़ा दी। 12 बजने को आया था। सब कुछ कितना शांत था। तभी एक लाल कार सन्नाटे को चीरती हुई गुजर गई, ऐसे ही जैसे शांत मन को चीर के रख गई थी राजीव की बात। राजीव मेरे साथ कॉलेज में लेक्चरर है। हमने 3 साल पहले एक साथ ज्वाइन किया था। हम उम्र थे, एक जैसे ख्यालात रखते थे, इसलिए कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां लोगों को ठहर कर घड़ी दो घड़ी बात करने की फुर्सत नहीं होती, वहां हम दोनों दिन भर बातें किया करते। साथ न हो तो फोन पर या मैसेजिंग के जरिए अपनी प्रॉब्लम शेयर करते, खुशियां बांटते और बात बेबात झगड़ भी पड़ते। ऐसे ही न जाने कब हमने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था। अब तो यह भी नहीं याद पड़ता कि उसने पहले कहा था या मैंने। मोहब्बत ने हमारी जिंदगी बदल दी थी। मैं राजीव के साथ जीने के ख्वाब देखने लगी थी। शायद वो भी ऐसे ही ख्वाब देख रहा था, इसीलिए तो उसने मेरे सामने वो प्रपोजल रखा था। एक ऐसा प्रपोजल जिसने मुझको दरका दिया था कि अभी जरा सा ठेस लगी और मैं बिखर जाऊंगी। अंदर से आती आबिदा की आवाज बंद हो गई थी। मैं ख्यालों के जंजाल से निकलकर वापस कमरे में आ गई। टेबल पर पड़े मेरे मोबाइल की लाइट जली। देखा तो राजीव का मैसेज था। हो गई तुम्हारी पैकिंग? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा लेने। मैसेज के दोनों तरफ एक एक स्माइली बनी थी। मैंने बिना मुस्कुराए मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया और फिर मैं अपने ही ख्यालात, अपनी ही सोच के साथ उलझने लगी। ये उलझन तब शुरू हुई थी जब एक रात डिनर के बाद राजीव मुझे घर छोड़ने आया था। मेरे अपार्टमेंट के सामने वो अचानक बोल पड़ा था, अस्मी तुम शिफ्ट हो जाओ ना मेरे अपार्टमेंट में। शिफ्ट हो जाऊं? मैं हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी थी। क्या मतलब शिफ्ट हो जाऊं? राजीव मेरे एकदम करीब आ गया और हंसते हुए बोला, जस्ट लाइक दैट। और क्या चाहती हो? शिफ्ट होने में कोई परेशानी है तुमको? मैं चुपचाप अपनी कलाई में पड़े ब्रेसलेट को घुमाने लगी। मुझे लगा वो समझ जाएगा और चला जाएगा, लेकिन राजीव ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन पहली बार मुझे राजीव पर गुस्सा आ गया था। मैंने उसकी बाहों को झटक कर खुद को अलग कर लिया था और दौड़कर अपने फ्लैट में चली आई थी। लेकिन मेरा मन तो वहीं राजीव की बाहों में लिपटा छूट गया था। बहुत बहुत प्यार करती थी उससे। पिछले 3 सालों में एक पल ऐसा नहीं आया होगा जब मुझे लगा हो कि राजीव में कोई कमी है या वो किसी भी तरह मेरे लिए सही इंसान नहीं है। लेकिन उस दिन उसकी बात मुझको ऐसे लगी जैसे वो किसी दूसरे प्लैनेट से चला आया हो, जिसे मैं जानती तक नहीं थी, जिसकी बात मेरी समझ के परे थी। वो मुझसे लिव इन रिलेशन की मांग कर रहा था, यानी मैं उसके साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने लग जाऊं बिना शादी किए।
उस रात मैंने न अपने फ्लैट की बत्तियां जलाई, न चाय बनाई, बस मोबाइल बंद करके चुपचाप अपने बिस्तर पे चादर ढांक के लेट गई थी। समझने की कोशिश कर रही थी कि राजीव के इस प्रपोजल का क्या अर्थ निकालूं। अपने लिए उसकी मोहब्बत पर मुझे जरा भी शक नहीं था, लेकिन इस तरह उसके साथ रहना नहीं, मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन क्या मेरा इनकार उसको मंजूर होगा? राजीव ने उस दिन लिव इन रिलेशन की बात कहकर जैसे मेरी मोहब्बत की तौहीन कर दी थी। कम से कम ऐसा मुझे लगा था, लेकिन वो नहीं मानता था। उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। मुझे एहसास हुआ कि वो कई मायनों में मेरे जैसा नहीं था। उस रात मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी थीं जो मैं नापसंद करती थी। उसका नॉन स्टॉप बातें करना, उसका हर एक से दोस्ती करना, उसका बिना मैच किए कपड़े पहनना, और तो और हर बार डिनर पे मुझसे पूछे बिना ऑर्डर कर देना, और भी ऐसी बहुत सी बातें जो उसके साथ रहने के फैसले पर सवाल खड़े कर रही थीं। सुबह मैंने मोबाइल स्विच ऑन किया तो राजीव के 10 से ज़्यादा मिस्ड कॉल मिले। आखिरी मैसेज था, अस्मी आज कॉलेज की छुट्टी है, तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं सुबह 10 बजे। मैं न चाहते हुए भी ठीक 10 बजे कॉफ़ी शॉप में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। एक ही कॉलेज में होने के कारण हम मिलते तो रोज़ थे, लेकिन अपने अपने लेक्चर्स में बिजी रहते, वक्त ही नहीं मिलता था। इसीलिए हर वीकेंड हम ज़रूर साथ बिताते। मैं ख़ास तौर पर तैयार होती, राजीव की पसंद के रंग पहनती, उसके दिए तोहफे इस्तेमाल करती, उसका पसंदीदा परफ्यूम लगाती। लेकिन न जाने क्यों उस दिन मैं हरी साड़ी पहन के गई थी, वो रंग जो उसे ज़रा भी पसंद नहीं है। मुझे देखकर वो चौंका, लेकिन हमेशा की तरह उसने टोका नहीं। नाश्ता करके हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे। कुछ बोलोगी नहीं? राजीव ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा था। वो बहुत धीरे ड्राइव कर रहा था। मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। मुझे लगा वो बिना कहे समझ जाएगा। वो महसूस कर लेगा कि मुझे बिना शादी किए उसके साथ रहना मंजूर नहीं है, और क्यों मंजूर नहीं है वो ये भी समझेगा। तभी राजीव फिर बोला, अरे चुप क्यों हो? जो कहना चाहती हो कहो ना, बिना कहे मैं कैसे समझूंगा भाई? उसने बेफिक्री भरे अंदाज में कहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकी थी और कहा, राजीव आई लाइक यू, हर वक्त तुम्हारे साथ रहना मैं भी चाहती हूं, लेकिन ऐसे ही बिना शादी के नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनकर राजीव ने कार एक पेड़ की छांव में पार्क कर दी थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सिर्फ इतना पूछा था, शादी क्या साथ रहने की शर्त है? नहीं, शर्त नहीं है, दस्तूर है ये। मैंने अपने ब्रेसलेट से खेलना शुरू कर दिया। भीतर का अनमनापन मुझसे छिप नहीं रहा था। राजीव ने अपनी उंगलियां मेरी कलाई के आसपास कस ली थीं, लेकिन बोला कुछ नहीं। शायद हम दोनों एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां से आगे कौन सा रास्ता चुने ये तय करना मुश्किल था। रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो राजीव का मैसेज था। मुझे पता है तुम अब भी कंफ्यूज्ड हो ना? सोच रही होगी क्या सही है क्या गलत, लेकिन अस्मी हम हर बात पे सही गलत सोचते रहे तो जिंदगी कम नहीं पड़ जाएगी। अब आ जाओ, ट्रस्ट मी। और हमेशा की तरह इस बार भी मैसेज के पहले और बाद स्माइलीज बनी थी, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं सकी। सच कहूं तो सही गलत का फैसला ही तो मुझे परेशान कर रहा था, जबकि मैं कोई दकियानूसी सोच वाली औरत नहीं थी। मैं प्यार में यकीन करती थी, इतनी मॉडर्न थी, लेकिन इतनी नहीं कि इन लिव इन जैसे रिश्तों को आसानी से स्वीकार कर पाती। लोग क्या कहेंगे जैसा सवाल मुझे भी तकलीफ दे रहा था। राजीव के प्रपोजल के बाद जब मैं खुद किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी तो मैंने अपनी एक सीनियर प्रोफेसर मिसेस चैटर्जी को अपनी उलझन बताई। अब तक हमेशा उन्होंने मुझको सही सलाह दी थी, हर मोड़ पे मेरा साथ देती आई थी, लेकिन इस बार तो वो एकदम भड़क गई थी। मुझको बेवकूफ कहा और राजीव को मक्कार चालबाज तक ठहरा दिया। मैं अनमनी होकर वो सारे उलाहने सुनती रही थी, लेकिन राजीव पर ये उलाहने असर नहीं कर रहे थे। वो तो बस इसी बात पे अड़ा था कि
साथ रहने को बस एक चीज जरूरी है और वो है प्यार। और प्यार की हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। हमने एक दूसरे को अपनी खूबियों और खामियों के साथ चाहा था। मैंने राजीव की तरह लोगों से मिलना जुलना शुरू किया तो राजीव ने मेरे साथ कई वीकेंड घर पे साथ बैठकर गजलें सुनी, पुरानी फिल्में देखी। मैं आज की पीढ़ी के हिसाब से वाकई बोरिंग थी, लेकिन साथ होकर हमको जिंदगी इंटरेस्टिंग लगती रही। पर राजीव का ये लिव इन रिलेशन का प्रपोजल मुझे उससे दूर खींच रहा था। मुझे उसके लिए अपनी भावनाएं बदलती हुई महसूस होने लगी थी। मैंने मोबाइल उठाया और राजीव को मैसेज किया, मैं 1 महीने के लिए घर जा रही हूं, कॉलेज से भी छुट्टी ले ली है। तुम ठीक कहते हो, साथ रहने को सिर्फ मोहब्बत जरूरी है, लेकिन साथ रहने जितनी मोहब्बत है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। माँ के घर आए मुझे 4 दिन ही हुए थे और लग रहा था जैसे 4 युग बीत गए हों। मुंबई में व्यस्त रहने की ऐसी आदत हो गई थी कि यहाँ खालीपन मुझको तकलीफ देने लगा था, या सच कहूँ तो अपने खालीपन को राजीव से भरने की आदत हो गई थी कि जरा सा फुर्सत मिली और दोनों कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में आसपास बैठकर किताबें पढ़ते दिन गुजार देते। राजीव का होना जैसे जिंदगी की जरूरी शर्त थी और अब ना होना जैसे कोई इम्तिहान जिसकी मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने अपना सूटकेस खोला और साथ लाई किताबें टटोलने लगी कि शायद कुछ पढ़ती रहूंगी तो मन लगा रहेगा। द नोटबुक, अपने ऊपर रखी किताब को मैं उठाकर पलटने लगी। पिछले सप्ताह राजीव ने मुझको दी थी, तब से अब तक वक्त ही नहीं मिला था कि इसको पढ़ती। या शायद राजीव के उस प्रपोजल के बाद मैं उसकी और उसकी हर चीज को लेकर थोड़ा असहज हो गई थी। मैंने किताब का पहला पन्ना खोला, मैं चौंक गई। वहां राजीव ने हरी स्याही से कुछ लिखा हुआ था। काश ये किताब मैंने लिखी होती तो ये मैं तुमको डेडिकेट करता। और यहां भी एक स्माइली बनी हुई थी। मैं भी मुस्कुरा दी, जबकि नहीं मुस्कुराना चाहती थी। राजीव के नोट के बाद अब मुझे किताब पढ़ने की जल्दी थी। देखूं तो आखिर इसमें है क्या। मैं बिना रुके पढ़ती चली गई। ये एक ऐसे कपल की प्रेम कहानी थी जो 14 साल अलग रहकर जब मिले तो उनके बीच का प्यार जस का तस था। फिर वो सारी उम्र एक साथ रहे, 80 साल की उम्र तक, या शायद 90। मैं किताब सीने पर रख के सोचती रही, क्या मेरे और राजीव के बीच भी इतना गहरा रिश्ता है? क्या राजीव भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है? कॉलेज से निकलते समय वजनदार किताबें मेरे हाथ से ले लेना, बारिश में मेरे सर पे छाता तान कर रखना, राजीव की मोहब्बत ही तो थी। या फिर चैटर्जी मैडम के लिए दौड़कर बीपी की दवाएं लाने वाला राजीव एक बुरा इंसान तो नहीं हो सकता था। मेरा दिमाग हाँ और ना के सीसॉ में झूल रहा था, लेकिन मेरा मन फिर से राजीव की तरफ झुकता चला जा रहा था। मुझे अपने घर आकर छुट्टियां बिताते यानी राजीव से दूर रहते हुए 1 महीना हो गया था। ठीक 30वें दिन सुबह सुबह मेरे मोबाइल पर एक स्माइली आई। मैं मुस्कुरा दी। इस इमोटिकॉन में मुझको राजीव का चेहरा दिखाई दिया, वही चौड़ी मुस्कुराहट जो कैसे झट से उसकी आंखों तक पहुंच जाती थी। तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। अब की बार उसका मैसेज था, हाँ तो 1 महीना पूरा हो गया है, अब लौट आओ, मिस्ड यू बैडली, और वो लिव इन वाले प्रपोजल को भूल जाओ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी एक मैसेज और आया, उम्मीद है तुमने भी मुझको मिस किया होगा। मैं हंस पड़ी और जवाब टाइप करके भेज दिया, कल लौट रही हूं, और हाँ आई मिस्ड यू टू। अगले दिन मैं और राजीव फिर मेरी पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठे थे, खामोश से। क्या 1 महीने की दूरी ने हमारे बीच कुछ बदल दिया था, या राजीव बदल गया है? मैं कुछ परेशान सी होने लगी, कुछ कहना चाहती थी उससे। मैं वेटर के जाने का इंतजार करने लगी। राजीव ने हमेशा की तरह मेरे आने के पहले ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। 2 क्लब सैंडविच, 2 चॉकलेट पेस्ट्रीज और 2 कॉफी। कॉफी के झाग पर एक में दिल का निशान बना हुआ था और दूसरे पर स्माइली। राजीव ने मेरी तरफ देखकर भौहें उचकाई। मैंने भी जवाब में कंधे उचका दिए। ठीक है, चलो आज खामोशी ही सही।
राजीव ने मुस्कुराते हुए दिल वाला कप मेरी ओर बढ़ा दिया। हौले से बोला, आई रियली लव यू अस्मी, तुमको खोना नहीं चाहता हूं। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुनती रही कि उसने 30 दिन किस तरह बिताए, कि कॉलेज में कैसे मिसेस चैटर्जी उसको कंपनी देने के नाम पे बोर करती थीं, कैसे वो साथ बैठकर कॉफ़ी पीना, गज़लें सुनना मिस कर रहा था। कॉफ़ी ख़त्म हुई तो हमेशा की तरह वो मुझको छोड़ने मेरे अपार्टमेंट तक आया। कुछ देर हम वहीं पार्किंग लॉट में खड़े रहे, जैसे अलग होने के उस लम्हे को टालना चाहते हों। फिर राजीव गुड नाइट कहकर जाने के लिए मुड़ गया। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैंने अपना सामान अनपैक नहीं किया है। फिर मैं थोड़ा ठहरी, जैसे हिम्मत जुटा रही हूं। राजीव ने मुझको देखा, कुछ देर वैसे ही देखता रहा जैसे पढ़ रहा हो मेरे चेहरे को। फिर मुस्कुरा के बोला, कल सुबह चलोगी कि अभी? अभी। मैंने अपनी आवाज को भर्राने से रोकने की पूरी कोशिश की। थोड़ा सा डर, जरा सी हिचक जरूर थी, लेकिन मैंने मान लिया था कि साथ रहने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत जरूरी है। बस इतनी सी थी ये कहानी।